हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी वाली। तो आज हम अपने इस वीडियो में आवर पास्ट वाले बुक की क्लास 6 की चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला तो चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, तो बुक्स जो है ना, या फिर जो ब्यूरियल्स मिले हैं हमें पहले के लोग को जिसको जलाया गया, उससे हम लोग को क्या पता चलता है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, या फिर जितने भी पहले के टाइम के बुक्स मिले हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ एविडेंस मिला है, उससे हम लोग को क्या पता चलता है, वो भी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैरी इन द लाइब्रेरी। As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different languages. Did you know that we have a set of Vedas?" वेदास क्या होता है? तो यहाँ पे एक सीन का बात किया जा रहा है जिसमें मैरी नाम की एक लड़की है जो कि एक लाइब्रेरी में जाती है और वो देखती है कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस लाइब्रेरी में अलग अलग टाइप के बुक्स हैं और एक शेल्फ ऐसा है ना जिसमें बहुत ओल्ड वॉल्यूम्स के बुक हैं, बहुत पहले के टाइम का बुक्स रखा हुआ है। तो वो टीचर उससे कहती है कि इस शेल्फ पे जितना भी बुक है वो बहुत स्पेशल बुक्स है, वो अलग अलग रिलीजन्स पे बुक है जितना भी वहाँ उस शेल्फ पे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कुछ वेदास भी रखा था। तो वो जो टीचर है ना वो बताती है, क्या आप लोग को वेदास के बारे में पता है, वेदास होता क्या है? ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ वेदा? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सबसे जो पुराना, ओल्डेस्ट टाइम के हिसाब से पुराना जो बुक है ना, दैट इज़ वेदा। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो 4 तरह के वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा। सबसे पुराना वेदा को कौन है? तो वो ऋग्वेदा है। ठीक है, जिसको कब कंपोज किया गया था? तो 3500 ईयर्स अगो पहले इसको कंपोज किया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। तो जो ऋग्वेदा है ना उसमें 1000 से भी ज़्यादा हिम्स लिखे हुए हैं। हिम्स मतलब भजन होता है। तो ये जो ऋग्वेदा है इसमें बहुत सारे भजन लिखे हैं, 1000 से भी ज़्यादा, जिसको हम क्या कहते हैं? सुक्ता भी कहते हैं। ठीक है, हिम्स को सुक्ता भी कहते हैं। ठीक है, These hymns are in praise of various god and goddess। और ये जितने भी भजन लिखे हुए हैं ना ऋग्वेदा में, ये क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें ना गॉड को एडमायर किया गया है, गॉडेस को एडमायर किया गया, उनके बारे में लिखा गया है, उनका बड़ाई करते हुए इस भजन के द्वारा ऋग्वेदा में लिखा गया है। ठीक है, नाउ 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। 3 गॉड को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। पहले अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, Indra, a warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared। ठीक है, तो 3 तरह के गॉड को बहुत स्पेशल माना गया। पहले तो अग्नि, ठीक है, जिनको फायर, आग का गॉड माना जाता है। इंद्र, अ वॉरियर गॉड, अगर किसी गलत चीज़ के खिलाफ लड़ना है, ठीक है, तो वैसा वॉरियर गॉड। ठीक है, फिर थर्ड है सोमा, एक ऐसा प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनता है। ठीक है, तो इन तीनों को बहुत स्पेशल गॉड्स माना गया है ऋग्वेदा में। और ऋग्वेदा में बहुत सारे हिम्स लिखे गए हैं खास करके इन तीनों गॉड्स के लिए, मतलब बहुत सारे भजन लिखे गए हैं जिनमें इनका बड़ाई है, इनके बारे में लिखा हुआ है। ओके, दिस हिम्स वेर कंपोज्ड बाई सेजेस। ये हिम्स लिखा कौन? ये भजन जो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है ये कौन लिखा है? तो ये लिखा गया है बाय द सेजेस। अब सेजेस कौन होते हैं? सेजेस हम ऋषिस को बोलते हैं, प्रिस्ट को बोलते हैं, पंडित जी को बोलते हैं हम लोग सेजेस। सेजेस कहा जा रहा है पंडित जी को, ठीक है, प्रिस्ट को। तो दीज हिम्स वेयर कंपोज्ड बाय सेजेस, यानी कि ऋषिस, यानी कि प्रिस्ट। तो जो प्रिस्ट थे ना, दे टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बीट बाय बिट। तो जो प्रिस्ट रहते हैं ना, जो पंडित रहते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि एक एक वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, याद कैसे रखना है, मेमोराइज कैसे करना है। ठीक है,
विथ ग्रेट केयर, बहुत ध्यान से, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक भजन का हर एक वर्ड मतलब नहीं आता हो, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं आता हो, तब तक वो भजन को नहीं गाना चाहिए। तो ठीक वैसे ही जो प्रेस्ट होते थे, जो पंडित होते थे, वो बहुत ध्यान से अपने स्टूडेंट्स को हर एक वर्ड जो थे ना उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाते थे। मोस्ट ऑफ द हिम्स वेयर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाई मेन। ज़्यादातर जो भजन होता था, हिम्स होता था, वो कौन कंपोज करता था? जो मेन होते थे, वही उसको सिखाते भी थे और वही उसको याद भी करते थे। मतलब मेन जो होते थे खास करके ज़्यादा ये सब काम में इन्वॉल्व रहते थे, हिम्स का कंपोजिशन में। अ फ्यू वेयर कंपोज्ड बाई विमेन, और कुछ मतलब थोड़ा बहुत विमेन भी कंपोज किया करती थी भजन यानी कि हिम्स, लेकिन ज़्यादातर मेन करते थे। The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school days. तो जो ऋग वेदा में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है ना, वो वैदिक संस्कृत है, ओल्ड संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। वो नॉर्मल संस्कृत नहीं है जो आज हम लोग स्कूल डेज में पढ़ते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। वो ओल्ड संस्कृत है या वैदिक संस्कृत भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस बॉक्स पे जिसका नाम है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। अब देखो, संस्कृत लैंग्वेज जो है ना, वो जिस पार्ट ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन, ठीक है। तो संस्कृत किस फैमिली का पार्ट है? इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंध, या फिर कुछ एशियन लैंग्वेजेस हो गया, पर्शियन, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। अगर हम सोचो, जैसे कि एशियन लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि पर्शियन आ गया, या बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज हो गए जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, तो हम ये जो यूरोपियन लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश, फ्रेंच, हम इसको एक कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में भी बहुत सारा कॉमन वर्ड्स है, बहुत सारा कॉमन चीज़ हम देखें, इसलिए एक फैमिली में इसको डाल दिए। तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं ना, उनमें आपस में कॉमन कुछ कुछ दिख रहा है, तो उसको अलग अलग फैमिली में हम लोग उस हिसाब से डाल दिए हैं। तो उस हिसाब से संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के इंडो यूरोपियन फैमिली में चला गया है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड है मात्र, MATR, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं, MA, और मदर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सब जो है ना, एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा है, सब M से स्टार्ट हो रहा है, म से प्रोनाउंस हो रहा है सब कोई। तो हम लोग इसको हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इन तीनों लैंग्वेजेस को एक फैमिली में डाल देंगे, क्योंकि हम लोग को इन तीनों लैंग्वेजेस में कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है। तो यही हो रहा है बस, ठीक है। नाउ अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली। अब सब कॉन्टिनेंट में दूसरे दूसरे जगह अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, वो हम लोग दूसरे फैमिली में डाल देंगे। फॉर इंस्टेंस, दोज हु यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। जो लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट में यूज़ हो रहा है ना, हम लोग उसको किस फैमिली में डाल देंगे? तिब्बतो बर्मन फैमिली में डाल देंगे। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज लोग झारखंड में यूज़ कर रहे हैं या फिर सेंट्रल इंडिया के पार्ट में यूज़ कर रहे हैं, उनको हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में डाल देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग फैमिली में डाल देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो बुक्स आज हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको लिखा गया है, उसको प्रिंट किया गया है। द ऋग वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। ऋग वेदा जो है ना, उसको बोला जाता था, रिसाइट किया जाता था, ठीक है। जैसे हम लोग कोई पोयम रिसाइट करते हैं, वैसे ही ऋग वेदा का जो भजन है उसको पूरा लोग रिसाइट करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, ओके। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। तो सबसे पहली बार जब ऋग वेदा को कंपोज किया गया था बाय द प्रीस्ट, उसके बहुत टाइम बाद, बहुत सेंचुरीज बाद इसको लिखा गया है, ठीक है। बहुत टाइम बाद फिर इसको जाके लिखा गया, और फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद, जैसे कि 200 साल बाद उसको प्रिंट किया गया। नहीं तो ये कंपोज तो बहुत पहले ही हो चुका था। राइटिंग और प्रिंटिंग का काम बहुत टाइम बाद में हुआ, ओके।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब ये जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो ऋग्वेदा को पढ़ते कैसे हैं। Historians like archaeologists find about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how the study of Rigveda. तो देखो जो इतिहासकार है वो मटेरियल रिमेन्स को तो पढ़ते ही हैं, लाइक कोई बोन मिल गया, कोई ऑर्नामेंट मिल गया, कोई कॉइन मिल गया, तो उसको तो स्टडी करते ही हैं कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये कितने साल पुराना है। बट जो रिटन एविडेंस मिलता है, जो लिखा हुआ चीज़ मिलता है, उसको भी बहुत ध्यान से ये लोग देखते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन इससे समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। बहुत सारा भजन जो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है वो डायलॉग्स के फॉर्म में है। जैसे क्या होता है, फिल्म में डायलॉग होता है, एक जन बोलता है, फिर उसके बाद दूसरा जन बोलता है, ठीक है, अलग अलग सबका अलग अलग आदमी का डायलॉग होता है। ठीक वैसे ही ऋग्वेदा में ना भजन एक डायलॉग के फॉर्म में है, ठीक है। कैसे, हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बीस एंड सतलज दैट वेर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभी हम लोग हिम्स का जो एक ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, जो भजन का एक पार्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं नीचे, उसमें ना एक डायलॉग दिखाया जा रहा है बिटवीन अ सेज, जिसको हम प्रिस्ट कहते हैं, पंडित जी जिनका नाम है विश्वामित्र, और वो किससे बात कर रहे हैं, वो रिवर से बात कर रहे हैं। वो रिवर कौन है, बीस और सतलज है, दो रिवर से बात कर रहे हैं वो। और उस टाइम पे ना रिवर्स को ना भगवान माना जाता था, आज भी माना जाता है, उस टाइम पे ज़्यादा था, पूजा जाता था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक ऋग्वेदा का एक पेज है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट दिखा रहा है इस फोटो में, जिसमें साइड में ये लिखा हुआ है कि ये जो ऋग्वेदा लिखा गया है वो एक बिर्च बार्क पे लिखा गया है। एक स्पेशल ट्री होता है जो सिर्फ कश्मीर में होता है, उसके बार्क में, उसका बार्क को हम लोग बिर्च बार्क कहते हैं, उसके ऊपर ये पूरा ऋग्वेदा लिखा गया है। और मतलब ये जो है ना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। और ये अभी के टाइम पे, ये जो हम लोग पेज देख रहे हैं ना, ये अभी के टाइम पे पुणे महाराष्ट्र में इसको प्रिजर्व किया गया है, अच्छा से बिल्कुल रखा गया है, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री का एक पार्ट है, एक एविडेंस है, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले थे, एक ऋग्वेदा में जो लिखा हुआ है उसका एक पार्ट, विश्वामित्र दो रिवर से बात करते हैं, वो पढ़ते हैं एक डायलॉग के फॉर्म में। विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्व्स, you move like chariot to the sea through the power of Indra, you are full of water and wish to reunite with one another। ठीक है, तो यहाँ पे जो विश्वामित्र हैं, जो पृष्ठ हैं, वो कह रहे हैं आप लोग आ जाइए माउंटेन से नीचे, बिल्कुल एक स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह, जैसे हॉर्सेस बिल्कुल तेज़ी से आराम से आते हैं ना, वैसे आप लोग भी आ जाइए। आप लोग बिल्कुल दो शाइनिंग काउस की तरह हैं, चमकती हुई गाय, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जब मूव करती हैं तो बिल्कुल एक रथ की तरह मूव करती हैं पानी में, सी में, ठीक है, थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। और लगता है कि इंद्र भगवान डायरेक्ट आपको पावर दे रहे हैं, ठीक है, जिनको वैरियर ऑफ गॉड कहा जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं आप लोग यूनाइट कर जाइए, सतलज और बीस को बोलते हैं कि आप लोग यूनाइट कर जाइए। फिर अब दूसरा जो डायलॉग दिखा रहा है वो रिवर का दिखा रहा है कि रिवर भी बात कर रही है। We who are full of water move along the path of the God have made for us। तो रिवर कह रही हैं कि हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जो गॉड हम लोग के लिए क्रिएट की है, जो पाथ हम लोग के लिए गॉड क्रिएट किया है। Once we start flowing we cannot be stopped। Why do you pray to us, O sage। तो यहाँ पे रिवर्स कह रही हैं कि हम अगर एक बार बहना स्टार्ट कर देंगे ना तो हम रुक नहीं पाएंगे, हम लोग नहीं रुक पाएंगे, कुछ भी हो जाए ताकि। तो आप हम लोग से क्या चीज़ का प्रेयर कर रहे हैं, प्रिस्ट, ओ सेज, ओ प्रिस्ट, ठीक है। तो विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम डिस्टेंस विद his chariot and carts, let your water not rain over our axles so that we can cross safely। तो विश्वामित्र कहते हैं कि बहुत दूर से, सात समुंदर पार टाइप वाला दूर से एक सिंगर आया है अपने रथ के साथ, अपने कार्ट के साथ, तो प्लीज़ हम लोग को अच्छा से पार कर जाने दीजिएगा ये नदी को, मतलब ये वाटर को, नहीं तो
दिक्कत होगा, हम लोग को सेफली क्रॉस कर जाने दीजिए। तो रिवर्स कहती हैं वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो हम लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, आप ताकि सेफली क्रॉस कर पाएँ। तो वो एक तरह से प्रे कर रहे हैं जो सेज हैं, जो प्रिस्ट हैं, कि हम लोग आराम से यहाँ से पार कर लें, आप ऐसा करिएगा हम लोग के लिए, कुछ पानी हम लोग के ऊपर ना आए, ठीक है। तो रिवर्स कहती हैं ठीक है हम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो भजन दिखा रहा है, ये जो डायलॉग दिखा रहा है बिटवीन द विश्वामित्र हु इज़ अ सेज एंड द टू रिवर बीज एंड सतलज, तो ये एक डायलॉग के फॉर्म है, जैसे फिल्म में डायलॉग होता है, ठीक है, वैसे ही एक डायलॉग के फॉर्म में ये हिम, ठीक है। और हिस्टोरियन कहते हैं कि ये जो भजन को कंपोज किया गया है उस जगह पे कंपोज किया गया होगा जहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही होंगी। फिर सेज एक ऐसे सोसाइटी में रहते थे, प्रिस्ट एक ऐसे सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे हॉर्सेस और काऊ को बहुत वैल्यू दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स जिनको गॉड माना जाता था, बीज और सतलज को उनकी पूजा की जाती थी, उनकी तुलना यहाँ पे की जा रही है हॉर्सेस और काउ से। तो इसका मतलब हॉर्सेस और काउ का भी बहुत उस टाइम वैल्यू हुआ करता होगा। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर बीइंग कंपेयर टू देम, ओके। अदर रिवर स्पेशली जो इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है ना, उन और सरस्वती जो हैं, उनका भी नाम हम लोग को इस हिंद में देखने को मिलता है। बहुत सारे हिंद में जो बाकी और भी भजन ऋग्वेदा का है, गंगा यमुना का भी नाम देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, केटल, हॉर्सेस एंड चैरियट। तो इसमें क्या देखो, देयर आर मेनी प्रेयर इन द ऋग्वेदा फॉर केटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। बहुत सारा मतलब प्रेयर्स लिखा गया है, ठीक है, किसके लिए, खास करके केटल के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में खास करके कि लड़का हो उसके लिए, मतलब उस टाइम पे लड़का को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, हॉर्सेस के लिए, इन तीनों के लिए मतलब प्रेयर्स लिखा गया है। हॉर्सेस वेयर योक्ड टू चैरियट दैट वेयर यूज्ड इन द बैटल्स। तो हॉर्सेस जो थे ना, उनको चैरियट के आगे, मतलब वो जैसे चैरियट रथ के आगे हॉर्सेस दो लगे रहते हैं वैसे ही लगा दिया जाता था उनको, उनका इस्तेमाल लड़ाई बैटल में भी किया जाता था। विच वेयर फाउट टू कैप्चर एनी लैंड, अगर कोई भी लैंड कैप्चर करना है या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा पास्चर है, जो बहुत फर्टाइल लैंड है, उसको कैप्चर करने से बहुत फ़ायदा होगा, तो उसके लिए उस केटल और मतलब अगर कोई पर्टिकुलर लैंड कैप्चर करना होता था जो बहुत फ़ायदेमंद मतलब ज़मीन हो सकता था, उसमें बहुत पास्चर था, वो बहुत फर्टाइल लैंड है, तो उसको कैसे कैप्चर करते थे पहले के लोग, रथ लेके जाते थे, उस पर घोड़ा भी रहता था, यही बात यहाँ पे है। फिर उसके बाद ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत अच्छा क्रॉप उगा सकते थे वो लोग, जैसे कि बार्ली। कुछ बैटल्स लड़े जाते थे कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए या फिर वाटर के लिए, मतलब ये सब के लिए पहले के टाइम पे लड़ाई होता था, पानी के लिए, लोगों के लिए, लैंड के लिए, ठीक है। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed among the people। तो जो भी वेल्थ होता था, जो भी पैसा होता था, धन होता था, वो कुछ लीडर्स को दे दिया जाता था, किंग्स को, कुछ पंडित को, प्रिस्ट को, या फिर बाकी जो बचा हुआ रहता था वो प्रजा में बांट दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire। कुछ जो वेल्थ होता था ना वो किस में यूज होता था, यज्ञ को परफॉर्म करने में। जैसे आज के टाइम पे हवन होता है, ठीक वैसे ही हवन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो ठीक वैसे ही इस चीज़ में पैसा खर्च किया जाता था पहले के टाइम पे। और तो और कुछ सैक्रिफाइसेस करने के लिए, सैक्रिफाइस हम लोग कुछ करते हैं ना हवन में, इन विच ऑफरिंग्स वेर मेड इनटू द फायर। जैसे कि हम लोग घी डाला जाता था, ग्रेन डाला जाता था, बहुत केसेस में तो एनिमल का भी सैक्रिफाइस मतलब बलि बोलते हैं ना, चढ़ाया जाता था। तो ठीक वैसे ये सब में भी लोग वेल्थ खर्चा करते थे। आग में डालना हुआ, कुछ यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए जितना भी सामान आए, ये सब में वेल्थ इस्तेमाल होता था। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were some assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. तो जो बहुत ज़्यादातर जो मेन होते थे ना वही लड़ाई में हिस्सा लेते थे, बैटल में। कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे कि हाँ चलो ये सोल्जर्स का एक ग्रुप है, यही हमेशा जाके लड़ेगी, नहीं। नॉर्मल प्रजा में से ही जो मेंस होते थे वो लोग लड़ते थे, वो लोग एक जगह बैठते थे, डिस्कस करते थे बैटल के बारे में,
अपने में ही वो लोग एक लीडर चुन लिया करते थे जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता था या जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता था, जिसमें बहुत सारा गुण होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता था पहले के टाइम पे? तो देखो, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल in terms of work they do, in terms of language they speak, in terms of the place which they belong to, in terms the family they belong to, in terms of the community or cultural practice, ठीक है, they belong to। तो लोग का क्या धर्म है, क्या कल्चर वो मतलब फॉलो करते हैं, या फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग का क्या काम है, क्या ऑक्यूपेशन है, या फिर वो लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं। इस बेसिस पे तो हम लोग लोगों को बहुत हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में लोगों को कैसे डिफाइन किया जाता था अलग अलग बेसिस पे, तो देखते हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। तो वर्क के बेसिस पे मतलब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को 2 ग्रुप में मतलब बांटा गया है। जैसे कि एक द प्रिस्ट, समटाइम्स जिनको ब्राह्मण्स कहा जाता था, जो परफॉर्म करते थे अलग अलग रिचुअल्स को, और दूसरा है कम्युनिटी राजा, ठीक है। तो काम के बेसिस पे 2, प्रिस्ट और राजा, ठीक है। राजा हो गए और एक प्रिस्ट हो गए जो पूजा करते थे। जो राजा होते थे ना, वो अभी की तरह नहीं होते थे। जैसे अभी हम लोग हाल फिलहाल में जिस भी राजा के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना कि वो लोग जो हैं उनके अंडर बहुत सारा ज़मीन है, बहुत सारा कैपिटल ओन करते हैं वो, ठीक है, या फिर बहुत बड़े बड़े महल में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी आर्मी रहती है, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं। बट इस टाइम के जो राजा थे ना, जब ऋग्वेदा कंपोज किया जा रहा था, तो ये ऐसे राजा नहीं होते थे। इनके अंडर बड़ा बड़ा लैंड एंड ऑल दैट नहीं होता था, आर्मी नहीं होती थी, ओके, इतना बड़ा महल पैलेस एंड ऑल नहीं होता था, ठीक है। और अभी के टाइम पे तो हम लोग देखते हैं ना कि राजा के बाद जनरली कॉमनली ज़्यादातर देखते हैं कि राजा के बाद उनके बेटे जो होते थे वो सक्सीड कर लेते थे थ्रोन को, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। नाउ 2 words were used to describe the people or the community as a whole। अगर लोगों को और उनके कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो 1 was the word जना, which we still use in हिंदी। हम बोलते हैं ना, इतना जन को उस ग्रुप में ले लो। तो जना जो वर्ड है ना, वो आज भी हम यूज़ करते हैं कम्युनिटी ऑफ द पीपल को मतलब कंसिडर करने के लिए। द अदर वॉज विश, जो अदर वर्ड है दैट इज़ विश, ठीक है। द वर्ड वैश्य जो निकला है ना, वो इसी वर्ड विश से निकला है, ठीक है। सेवरल विश और जना, ये दोनों कम्युनिटी ऑफ द पीपल को कंसिडर करने के लिए ये दोनों वर्ड बना है, विश और जना, आर मेंशन्ड बाय नेम। सो वी कैन फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भराता जना और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन। तो ये देखो, जो विश या फिर जो जना है ना, उनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग कम्युनिटी ऑफ द पीपल को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि एक हो गया तुम्हारा पुरु जना, ठीक है, या फिर भराता जना, ठीक है, फिर उसके बाद यदु जना। ये अलग अलग 3 कम्युनिटी ऑफ द पीपल को ऋग्वेदा में बताया गया है। एक कम्युनिटी ऑफ द पीपल को पुरु जना कहा गया है, एक कम्युनिटी ऑफ द पीपल को यहाँ पे यदु जना कहा गया है, और एक कम्युनिटी ऑफ द पीपल को यहाँ पे भराता जना कहा गया है। बस यही, और कुछ नहीं। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponent Dasas or Dasyus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. तो देखो, जो लोग हिम्स को कंपोज करते थे, जो लोग भजन लिखते थे, वो अपने आप को आर्य कहते थे, ठीक है। और वो अपने ओपोनेंट को, मतलब उनके जो बिल्कुल उल्टा होते थे, जो कि कोई सैक्रिफाइस मतलब कुछ पूजा में नहीं देते थे या फिर कुछ बलि नहीं चढ़ाते थे, उनको ये लोग क्या कहते थे? दसास और या फिर दस्यूज, दसास और दस्यूज कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दसास या दस्यूज होते थे, ये लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है। और द टर्म जो दसा है ना, और इसका फेमिनिन टर्म क्या है? दासी, मतलब स्लेव, ठीक है, स्लेव। तो दसा मतलब उसका फेमिनिन वर्ड दासी, ठीक है। फिर केम टू मीन एज स्लेव, इसका मतलब क्या होता है? स्लेव। स्लेव्स वेर विमेन एंड मेन हु वेर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। जो स्लेव होते थे वो लोग होते थे ना, मान लो कि किसी के साथ
हम राजा हैं, मेरा किसी और डायनेस्टी के साथ लड़ाई हुआ तो सामने वाले सैनिक में से हम लोग बहुत सारे आदमी औरत को उठा के ले आए, अब आप लोग स्लेवरी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दासत्व, ज़बरदस्ती हम वो लोग से काम करवाएंगे, अब वो लोग मेरे अंडर हैं, अब हम उनके ओनर हैं, बिल्कुल एक नॉन लिविंग थिंग की तरह उनको ट्रीट करेंगे। तो वैसे ही पहले के टाइम पे होता था। ये जो दसास थे, दस्यूज थे, या फिर वो जो औरत होती थी जिनको दासी कहते थे, उनसे स्लेवरी करवाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। उनको लड़ाई के टाइम उनको ले आया करते थे राजा लोग जो होते थे, ठीक है। उनको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। कुछ भी काम करवा सकते थे ये लोग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development as well. Let us look at the some of these. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ऋग्वेदा को कंपोज किया जा रहा था। उसी टाइम पे और भी कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। Look at the illustration on the next page. These stone boulders are known as megalith, literally big stone. स्टोन बाउल्डर्स हम लोग किसको कह रहे हैं? बड़े बड़े स्टोन को कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेगालिथ इसको कहा जा रहा है, ये जो बड़े बड़े स्टोन है ना, इनको हम लोग मेगालिथ कह रहे हैं। यहाँ पे यही बताया जाने वाला है कि ये जो बीच में जगह है जहाँ पे भी जो बड़े बड़े स्टोन रखे रहते थे ना, और एकदम कोई पर्टिकुलर पैटर्न में, वहाँ पे लोग समझ जाते थे कि यहाँ पे किसी को ब्यूरी किया गया है, एक टाइम पे जलाया गया है उनकी बॉडी को, ठीक है। वो एक इंडिकेशन होता था पहले के टाइम पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, दीज वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेयर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट। ब्यूरल साइट पता चल जाए कि ये जगह पे किसी को जलाया गया था, ब्यूरी किया गया था, इसलिए वहाँ पे लोग बड़े बड़े पत्थर रख देते थे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कि दूरी से किसी को पता चल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगिन अबाउट 3000 ईयर अगो। पहले ये काम शुरू किया गया मेगालिथ वाला, and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the North East and Kashmir। ये सारे जगह पे ये मेगालिथ वाला पैटर्न फॉलो किया जाता था। किसी को भी जलाया गया तो चाहे वो डेक्कन साउथ वाला जगह हो या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला जगह हो, कश्मीर हो, यहाँ पे लोग बड़े बड़े स्टोन बाउल्डर, बड़े बड़े स्टोन जो होते थे उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में रख देते थे। उससे पता चल जाता था कि यहाँ पे एक ब्यूरल साइट है। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ जो है ना, वो आप देखोगे आगे एक मैप मिलेगा उसमें। वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सर्फेस, अदर मेगालिथ ब्यूरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ मेगालिथ जो होते थे वो अंडरग्राउंड भी पाए जाते हैं, कुछ मेगालिथ अर्थ सरफेस पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर ब्यूरल्स बिनिथ। तो कभी कभी तो देखो बड़ा सा एक स्टोन बाउल्डर का एक सर्कल मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला है एक सर्कल, बड़ा बड़ा स्टोन यहाँ पे अगल बगल पूरा रखा हुआ एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, ठीक है। बट कुछ जो होता है ना स्टोन, कभी कभी अर्थ सरफेस के ऊपर बस एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ मिलता है, उससे लोग समझ जाते थे कि यहाँ इस जगह पे अर्थ के नीचे किसी को ब्यूरी किया गया एक टाइम पे, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होता था, ओके। नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे अभी फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना वो ऐसा सोचते थे कि जो भी स्केलेटन मिला है, जो भी ऑब्जेक्ट मिला है स्केलेटन के साथ, वो ज़रूर उन्हीं का बिलोंगिंग होता होगा। जैसे कि कोई बॉडी, कोई ब्यूरल मिला, उसके स्केलेटन मिला, उसके बगल में अगर कोई पॉट मिला है, तो आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि वो लोग ज़रूर वो पॉट अपने डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे और वो उनके साथ ब्यूरी कर दिया गया, क्योंकि वो लोग आफ्टर लाइफ में पे बिलीव करते थे। तो वो ऐसा सोचते थे क्योंकि वो ये डेली यूज़ करता था ये सामान, तो ये मर गया तो इसको जो ब्यूरी करो तो ये भी ब्यूरी कर दो, कि जब इनका पुनर्जन्म हो तो ये दोबारा से ये चीज़ यूज़ कर पाए, ओके। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन दी अदर। जैसे कि बहुत बार तो स्केलेटन के साथ एक से ज़्यादा सामान मिलता था, बहुत सारा सामान मिलता था, ठीक है। एक तो स्केलेटन मिला था ना, और उसके साथ 33 गोल्ड बीड मिला था, 2 स्टोन बीड मिला था, 4 कॉपर बैंगल मिला था और 1 कॉन्च शेल मिला था एक स्केलेटन के साथ। तो मतलब इतना ज़्यादा सामान। फिर एक तरफ वहीं दूसरी तरफ एक स्केलेटन मिला था जिसके साथ सिर्फ कुछ पॉट्स मिला, ठीक है। तो इससे पता चलता है ना कि यहाँ पे कुछ सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे,
कि किसी पर्टिकुलर इंसान को जब ब्यूरी किया गया तो उसके साथ इतना सारा लग्जरियस चीज़ ब्यूरी कर दिया गया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ किसी इंसान को ब्यूरी किया गया तो नॉर्मल बस कुछ पॉट्स के साथ ब्यूरी कर दिया गया। तो जो अमीर लोग होते थे ना, उनके साथ बहुत खजाना, बहुत लग्जरियस चीज़ ब्यूरी कर दिया जाता था। बट जो गरीब लोग, नॉर्मल आदमी कोई भी मर जाता था ना, तो उनको नॉर्मल अपना 1-2 पॉट के साथ ब्यूरी कर दिया जाता था। तो उस टाइम पे ये डिफरेंसेस था, डिस्क्रिमिनेशन था जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो फाइंड्स हम लोग को मिला है वो क्या बताता है कि कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता था। ठीक है, और ये डिफरेंसेस हम लोग को ब्यूरियल्स में भी देखने को मिलता है। जो रिच होते थे, कुछ पुअर्स होते थे, कुछ चीफ्स होते थे, कुछ फॉलोअर्स होते थे, सबको अलग अलग तरीके से जलाया जाता था, अलग अलग तरीके से उनका बॉडी अलग अलग सामान के साथ मिला है। सामान ही देख के पता चल गया कि कौन अमीर है कौन गरीब। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। बहुत बार तो जो मेगालिथ होता था ना, उसमें बहुत एक से ज़्यादा स्केलेटन मिला है। ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये मेगालिथ है, यहाँ पे एक स्टोन से सर्कुलर अरेंजमेंट बना हुआ है, यहाँ पे 2 स्केलेटन मिला बीच में। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था ना कि ये जो 2 स्केलेटन होते थे ना, ये लोग एक ही फैमिली के रहते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग दोनों एक टाइम पे मरे, दोनों का एक टाइम पे स्केलेटन ब्यूरी किया, मतलब उन लोग को ब्यूरी किया गया एक साथ। नहीं, मान लो कि कोई एक आदमी मरा, उसको ब्यूरी किया गया, तो वहाँ पे ये स्टोन एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रख दिया गया। फिर उसी के फैमिली के जब बाद में कोई और लोग मरा, तो उसी जगह पे जहाँ पे स्टोन रखा हुआ है वो पहचान गया, अच्छा हाँ यहीं पे ब्यूरी किया गया था इसके फैमिली के एक आदमी को, अब इसका फैमिली का और एक आदमी मरा है तो उसको भी वहीं ब्यूरी करना है। तो ये चीज़ होता था। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि दिस इंडिकेट दैट द पीपल पर हैव बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वेयर ब्यूरिड इन द सेम प्लेस दाउ नॉट एट द सेम टाइम। सेम प्लेस पे ही सेम फैमिली वालों को ब्यूरी किया जाता था जो लोग मरते जाते थे। ठीक है, हाँ, एक टाइम पे ब्यूरी नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं है कि एक मरा तो उस टाइम पे दूसरा को मार दो ब्यूरी कर दो, ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे मरते जाते थे एक फैमिली के लोग, वैसे वैसे उनको सेम ही साइड पे साथ में ब्यूरी किया जाता था। ठीक है, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेयर ब्राउट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्थ होल के द्वारा उनके बॉडीज़ को भी ला दिया जाता था वहाँ पे ग्रेव में। स्टोन सर्कल बाउल्डर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एट साइन पोस्ट to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to। कभी भी अगर उस ब्यूरल साइट पे दोबारा जाना है तो लोग जो स्टोन बाउल्डर्स बनाते थे, स्टोन से जो खास अरेंजमेंट बनाते थे, उससे पता चल जाता था हाँ यही है वो ब्यूरल साइट जहाँ पे इसको पर्टिकुलर आदमी को ब्यूरी किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव। फाइंड इनाम गाँव ऑन द मैप टू, जो आप लोग देख लीजिएगा। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 ईयर्स अगो। हेयर एडल्ट वेर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड में एडल्ट्स को ब्यूरी किया जाता था। इनका जो ऐसे इनको रखा जाता था कि इनका जो हेड होता था वो कहाँ पे होता था, वो इनका जो हेड होता था वो नॉर्थ को फेस करता था। समटाइम्स जो ब्यूरियल्स मिले हम लोग को हाउसेस के अंदर मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे वेसल्स मिले हैं जिनमें फूड मिला है, वाटर मिला है। ठीक है, वो भी डेड बॉडी के साथ ब्यूरी कर दिया जाता था। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन टू अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस। ठीक है, एक तो हम लोग को ब्यूरियल मिला है जो एक आंगन में मिला है, बड़ा सा आंगन था। ठीक है, पहला तो वो 4-legged क्ले जार में मिला जो कि कहाँ रखा हुआ था, बड़े से आंगन में। और वो जो घर था वो पूरे 5 रूम का घर था। ठीक है, बहुत बड़ा घर में उसका ब्यूरियल मिला। जो उस घर का जो सेंटर था ना, वहीं पे उसका बॉडी को ब्यूरी किया गया था। उस हाउस में सोचो एक ग्रैनरी भी था, ग्रैनरी जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो बॉडी था वो किस पोजीशन में था, तो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ब्यूरियल्स का तरीका था। सोचो किसी को नॉर्मल ब्यूरी किया गया, किसी को एक बड़े से घर के बीच में ब्यूरी किया गया। ठीक है, तो फूड के साथ, वाटर के साथ, क्रॉस लेग पोजीशन में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट स्केलेटन टेल अबाउट अस। तो जो स्केलेटन होता था ना, कभी कभी उससे पता नहीं चलता था कि कैसे मेन का स्केलेटन है या फिर विमेन का स्केलेटन है, बट उनका जो बोन का स्ट्रक्चर होता था,
उससे लोग पता लगाते थे हिप या पेल्विक एरिया का जो स्ट्रक्चर होता था उससे लोग पता लगाते थे आर्कियोलॉजिस्ट कि ये किसी विमेन का है स्केलेटन या फिर ये किसी मेन का है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बहुत ही फेमस फिजिशियन है जिनका नाम है चराका, जिन्होंने एक बुक लिखा है मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है चराका संहिता। वो उस बुक में बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ना 360 बोन होते हैं। ठीक है, पहले बोला जाता था 200 बोन होते हैं, बट चराका ने बताया कि नहीं 360 बोन होते हैं, क्योंकि मैंने पूरा काउंट किया है टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज को भी, तब पूरा मिला के 360 बोन होते हैं। ये किसने कहा है? चराका ने, अपने कौन से बुक में? तो चराका संहिता में। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। Archaeologists have found the seed of wheat, barley, rice, pulses, millet, peas and sesame. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? सीड मिला है ये सारे क्रॉप्स का, बोन मिला है बहुत सारे एनिमल्स का। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या मिला है? शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। बहुत सारे जिनके बोन्स मिले उनको एक खाना की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा, लोग खाते होंगे। ठीक है, केटल का मिला है, बफेलो का मिला है, गोट का, शीप का, डॉग का, हॉर्स का, एस का, पिग का, सांभर का, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, mangoes. Beside birds, crocodile, turtle, crab, fish, there is evidence that fruit such as बर, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries were collected. तो बहुत सारा फ्रूट का हम लोग को कुछ एविडेंस मिला है, सीड मिला है, बहुत सारा एनिमल्स का बोन मिला है, जिससे पता चलता था पहले के टाइम पे इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, इनका क्रॉप्स ये लोग लगाते थे, खेती करते थे। ठीक है, यही खाते थे ये लोग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एल्सवेयर। एल्सवेयर में हम लोग ये जानेंगे आज कि एक एविडेंस मिला है जिससे पता चलता है कि सबसे पहली बार राइटिंग कहाँ पे होता था? चाइना में। सबसे पहली बार राइटिंग एविडेंस कहाँ पे मिला? चाइना में, लिखावट का एविडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो राइटिंग है ना एनिमल बोन पे मिला है, मतलब जानवर के हड्डियों पे ये लिखावट हम लोग पाए गए हैं, ये एविडेंस मिला है, जिसको हम लोग ओरेकल बोन कहते हैं। क्योंकि ना जो किंग्स होते थे जिनको लिखना पढ़ना आता था उस आदमी को बुलाते थे और बोलते थे इस बोन के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखो, जैसे कि ये लड़ाई कौन जीतेगा, या फिर इस साल का फसल अच्छा होगा कि नहीं। ठीक है, या फिर उनको बेटा होगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस लिखवाते थे एनिमल बोन्स के ऊपर। और फिर क्या होता था ना कि उस बोन को फायर में डाल दिया जाता था, और वो फायर में डालने के बाद उस बोन में जितना भी क्रैक आता था ना उससे फॉर्च्यून टेलर बताते थे। फॉर्च्यून टेलर कौन हुए? जो फ्यूचर बताते हैं। तो उससे वो फॉर्च्यून टेलर बताते थे उन बोन पे आए क्रैक्स को देख करके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे। ठीक है, और बहुत बार तो मिस्टेक भी होता था इस काम में, बट ये जो किंग होते थे ना ये पैलेस में रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, फिर उसके बाद इनके अंडर बहुत सारा वेल्थ होता था, मतलब उतना नहीं जैसे आज के टाइम के राजा के पास होता है, बट थोड़ा मोड़ा होता था। ठीक है, और इनके पास ब्रॉन्ज वेसल भी होता था। ठीक है, ब्रॉन्ज का एक पॉट टाइप का वेसल होता था। फिर उसके बाद लेकिन हाँ इस टाइम पे इन लोगों को आयरन का इस्तेमाल नहीं पता था कि आयरन किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग यही देखें फर्स्ट टाइम राइटिंग एविडेंस मिला है चाइना में, और जैसे कि बोन के ऊपर ये लोग जो भी जानना है इनको फ्यूचर में कौन ये लड़ाई जीतने वाला है, बैटल जीतने वाला है, ये क्वेश्चन ये लिखवा देते थे बोन पे, फायर में डलवाते थे, फायर में फिर बोन में जितना भी क्रैक आता था फॉर्च्यून टेलर उसको देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करता था। बस इसमें यही लिखा हुआ है। इस विद दिस पेज हमारा जो चैप्टर है वो ओवर होता है। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो उस चैप्टर में, कहीं भी कुछ गलती लगे तो कमेंट सेक्शन में यू कैन टेल मी। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, चैप्टर नंबर 5 के साथ। सो थैंक यू।